तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो। मैं राजीव मिश्रा आपका यूट्यूब चैनल टारगेट क्लास 10th में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बच्चों डाइजेशन पढ़ रहे हैं, डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिओडेनम तक के बारे में पढ़ाया था कि जो डिओडेनम तक के डाइजेशन के बारे में बताया था, उसके आगे का ये है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लेना। देखो बच्चों, खाना जो है वो स्टमक के बाद में, जैसे ये स्टमक है ना, स्टमक के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाना स्टमक के बाद किस में एंटर करता है, तो वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये 6 मीटर की लंबी होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर। बहुत लंबी होगी ना 6 मीटर। अब जब 6 मीटर की तो इसके 3 पार्ट कर दिए गए बच्चों। तो 10th वाले बच्चों को नहीं मालूम होता इसके 3 पार्ट के नाम, क्योंकि ये NCERT में भी नहीं है और जो आपके संग में जो एडिशनल बुक चलती हैं उसमें भी नहीं होता ये। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए बच्चों कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, अब जैसे 3 पार्ट कौन से होते हैं, तो एक होता है डिओडेनम। पहला पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट है ये डिओडेनम। याद है ना, वही वाला पार्ट है जिसमें लीवर और जिसमें पैंक्रियास, ये दोनों ग्लैंड जिसमें ओपन होती हैं बच्चों। तो यानी कि जो डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट है ना। और छोटे से पार्ट में क्या होता है, इस छोटे से पार्ट में यहाँ पे पहला पार्ट है ये, यहाँ पर 2 ग्लैंड्स आती हैं बच्चों। कौन कौन सी 2 ग्लैंड्स आती हैं? एक पैंक्रियास आती है और एक आती है लीवर। ये दोनों ग्लैंड्स डिओडेनम से अटैच होती हैं बच्चों। वो हमने अब आपको बता चुके हैं वहाँ तक आपको। उसके बाद खाना जो है वो डिओडेनम के बाद दूसरे पार्ट में आता है जेजुनम, है ना। अब ये याद कैसे करोगे, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम? तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, इसे याद करने का बड़ा सरल सा तरीका है। डीजे वाले बाबू जरा इश्क लड़ा लो। नहीं, ये गाना सुना, बड़ा पॉपुलर हुआ था ये गाना। डी मतलब डिओडेनम, जे मतलब जेजुनम, तो डीजे वाले बाबू जरा इश्क। इसका मतलब आई का मतलब इलियम हो गया। तो इस तरह से शायद तुम्हें याद हो जाए, डीजे वाले बाबू जरा इश्क लड़ा लो। तो ये डिओडेनम 3 पार्ट हो गए। अब ये जो पहला पार्ट है हम पढ़ चुके हैं, जेजुनम में आता है खाना। जब बच्चों खाना जेजुनम में पहुंचता है, सेकंड वाले पार्ट में पहुंचता है खाना, तो वहां पर एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है सकस एंट्रिकस। जे इसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जूस भी कहते हैं। तो याद रखना, सकस एंट्रिकस ये होता है इसमें एंजाइम बच्चों, सकस एंट्रिकस। ये एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है बच्चों। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सकस एंट्रिकस। तो सकस एंट्रिकस क्या करता है, डाइजेशन को कंप्लीट करता है। कहाँ पर ये सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है बच्चों। जब ये क्या काम करता है, सकस एंट्रिकस, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों उनको ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को ये बदल देता है अमीनो एसिड्स में, और फैट को बदल देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये सकस एंट्रिकस का काम होता है कि ये तीनों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है बच्चों। और हमारी जो बॉडी है वो इन्हीं को एब्जॉर्ब कर सकती है बच्चों। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे तुमने देखा होगा भेड़ के शरीर पे फर होती है ना, फर तुमने देखा होगा, जो भेड़ होती हैं, शीप होती हैं, उनके शरीर पर फर होती हैं। उसी तरह से बच्चों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार में, यानी इलियम वाले पार्ट में, जो लास्ट पार्ट होता है उसमें विलाई होती हैं बच्चों। वो विलाई बहुत पतली होती है, 1 सेल थिक होती हैं बच्चों। वो विलाई केवल इन्हीं 3 चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकती हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। ये पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो आप बोलोगे डाइजेशन जो है वो माउथ में शुरू होता है। और कहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दी एंड हो जाता है उसका बच्चों, ठीक। अब 3 चीज़ें याद रखना अभी आप, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, वो 6 मीटर की होती है बच्चों। कितने पार्ट होते हैं उसके? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? वो डीजे वाले बाबू जरा इस लड़ा दे वाले से याद हो जाएंगे आपको। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम होते हैं बच्चों, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, तो तुम ये लिखोगे, ये डिओडेनम वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं ना, इसमें लीवर और पैंक्रियाज अपने अपना सीक्रेशन को सीक्रेट करके डाल देते हैं। तो जो भी होता है वो तो हम पढ़ चुके थे वहाँ पे। इलियम में क्या, वो जेजुनम में क्या होता है, जेजुनम में
जो दीवारें होती हैं उसमें से निकलता है सकस एंट्रिकस, और सकस एंट्रिकस क्या करता है, डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है, और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब ये जो तीनों से चीज़ें होती हैं आगे बढ़ती हैं बच्चों, अब ये पहुंचती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में बढ़ती हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों, हमने ये देखा कि जो खाना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसे हम इलियम कहते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अंदर वाली दीवार में। बाहर वाली दीवार तो फ्लैट है मतलब, और अंदर वाली दीवार में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे ये उंगली है ना ऐसे अंदर। अब तुम ऐसे कैसे समझोगे, तो वैसे तो एक क्लिप आ रही होगी तुम्हारे को ना कि दिखाई दे रही होंगी बिलाई जैसी, लेकिन तुम ऐसे समझो जैसे भेड़ के शरीर पे बाल होते हैं ना, बिल्कुल बिलाई वैसे ही होती हैं बच्चों, ठीक। बहुत बन सेल थिक, बहुत पतली होती हैं बच्चों। ये बन सेल थिक, इनकी दीवार बहुत ही पतली होती है, एक्सट्रीमली थिन। और ठीक उस दीवार के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वेन्स और आर्टरी वाली, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज होती हैं बच्चों। बिलाई क्या काम करती है यही तुमसे पूछा जाता है, तो तुम्हें ये याद रखना कि पहली बात तो बिलाई होती क्या है, तो तुम कहोगे कि सर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली दीवार पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम बिलाई बोलते हैं बच्चों। एक बात ध्यान रखना, बिलाई प्लूरल है और बिलस जो है वो सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। बिलाई और बिलस में कभी कभी अंतर आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। काम क्या करती हैं ये बिलाई, तो ये जो बिलाई होती हैं बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके, है ना। तो तुम्हें याद रखना क्या करती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ये। दूसरा क्या होता है, वॉल्स ऑफ द बिलाई इज वन सेल थिक, यानी ये जो दीवारें हैं इसकी ये बहुत ही पतली होती हैं, वन सेल थिक। इनकी मोटाई एक सेल के बराबर होती है बच्चों। ये काम क्या करती हैं बच्चों, ये डाइजेस्टेड फूड को, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट, ग्लिसरॉल, ये उनको एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे ये एब्जॉर्ब करेंगी बच्चों, ये तुरंत खाना कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाएगा बच्चों, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ये खाने को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद खाना तुरंत ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है बच्चों। किस में चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है बच्चों, और ब्लड कैपिलरीज में जाता है और फिर पूरी सेल तक पहुंच जाता है बच्चों। तो ये हमारा बिलाई का रोल होता है बच्चों। अब खाना जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, यहाँ पर बचता है बच्चों अनडाइजेस्टेड फूड, यानी एट द एंड ऑफ द इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में अनडाइजेस्टेड फूड बचता है बच्चों, वो वाला फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है बच्चों। वो फूड होता कैसा है बच्चों, तुम ऐसे समझो जैसे तुमने कड़ी खाई होगी बच्चों, है ना, कड़ी बिल्कुल कड़ी की तरह होता, पतला 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 पतला, ठीक, मतलब उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक। अब वो खाना पहुंचता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में खाने में क्या होता है वो देखते हैं हम। जो खाना देखो, ये है लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों, क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है बच्चों, यहाँ पर ये इसके अंदर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना किस में पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है बच्चों। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। मैंने तुम्हें पहले ही बताया बच्चों कि डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो चुका है नहीं। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जब इसमें खाना एंटर करता है तो कैसा होता है, तो आप कह सकते हो सर ये लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, यानी बच्चों ये पानी की तरह होता है खाना। ये लार्ज इंटेस्टाइन काम क्या करती है, ये क्या काम करती है बच्चों, जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है ये उसे एब्जॉर्ब करती है बच्चों। इसमें खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है बच्चों, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन वाला वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। तो उसी मूवमेंट की वजह से खाना आगे बढ़ता जाता है बच्चों। चाहे तुम उल्टे लेटो सीधे लेटो, खाना एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये नहीं कि हम खड़े हैं तो खाना नीचे जा रहा है, हम उल्टे हो गए तो खाना ऊपर आ जाए, मुंह से निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब खाना जब इसमें बढ़ता है आगे, तो इसकी जो दीवारें होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं बच्चों। खाना धीरे 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 बच्चों ये रेक्टम में पहुंच जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड कहना चाहिए, खाना क्यों कहें इसे,
ये अनडाइजेस्टेड फूड है, रेक्टम में आ गया। अब जब रेक्टम में आता है बच्चों तो ये सेमी सॉलिड हो जाता है बच्चों, मतलब टाइट। अब अगर मान लो तुम 2-3 दिन पॉटी ना जाओ तो खाना यहीं पे रहेगा, और जब यहाँ पे रहेगा बच्चों तो इसका तो काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्ब करना, खाने पानी को एब्जॉर्ब करना बच्चों। तो इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेगी वो 1-2 दिन में कि बिल्कुल लकड़ी की तरह टाइट हो जाएगी। जो फीसेस है, जो पॉटी है ना, वो लकड़ी की तरह टाइट हो जाएगी। उसी को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हो गया पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए खाने में रफेज ज़रूर होना चाहिए। जो सलाद होती है ना, इसलिए खाते हैं ताकि खाने का मूवमेंट भी बढ़िया बना रहे और कॉन्स्टिपेशन ना हो, यानी कि खाने की जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बिल्कुल लकड़ी की तरह टाइट ना हो जाए बच्चों। ऐसा उनके संग में होता है जिनका कोई नियम नहीं होता, जब चाहे चले जाओ, जब चाहे खा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिनका नियम होता है उनके संग में कम होता है बच्चों। तो हमने देखा कि अनडाइजेस्टेड फूड, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम समझ में आ गया ना। क्या काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन? एब्जॉर्ब करती है एक्सेस वाटर को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है जब वो रेक्टम में पहुंच जाता है बच्चों, तो रेक्टम में पहुंचने के बाद ये फीसिस में बदल जाता है। इसे हम पॉटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फीसिस में बदल जाता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड FAECES, फीसिस। ये फीसिस में बदल गया है ना। अब ये फीसिस में बदल गया। अब यहाँ पर बच्चों एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं एनस। क्या बोलते हैं इसको हम? एनस। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। एनस के यहाँ पर मुंह पे, माउथ पर ओपनिंग पे स्पिंटर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं। जब वो रिलैक्स होती हैं तभी ये खाना बाहर जाता है बच्चों। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब एक बात रह जाती है बच्चों, 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? पत्तियाँ, सब्जियाँ, है ना। तो उनके खाने में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है बच्चों, इसलिए सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है। तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि हर्बीवोरस की वो लॉन्ग क्यों होती है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है कि हर्बीवोरस सेलुलोज को खाते हैं और सेलुलोज के डाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। और जो कार्निवोरस होते हैं, यानी जो मीट वगैरह खाते हैं बच्चों, तो उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि उनमें सेलुलोज की मात्रा ना के बराबर होती है बच्चों। एक बात और रह जाती है बच्चों, यहाँ पर एक अपेंडिक्स होती है बच्चों, ठीक। कई लोगों ने अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराया होता है। तो ये हमारे शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ऑर्गन है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे ऑर्गन जिनका कोई काम नहीं होता है उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हमारे दांतों में वो कैनाइन होते हैं, नुकीले नुकीले दांत होते हैं ना, कैनाइन, तो वो भी हमारे दांत में मुंह में किसी काम के नहीं है, तो वो भी वेस्टिजियल में आते हैं। तो वेस्टिजियल समझ में आ गया, ऐसा ऑर्गन जो यूजलेस हो। तो ये भी यूजलेस है बच्चों, ठीक। ये उन जानवरों में एक्टिव होती है, उन जानवरों में ये काम करती है जो वेजिटेरियन होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि इसका काम होता है सेलुलोज का डाइजेशन। हम लोग तो सेलुलोज खाते नहीं हैं, और खाते भी हैं, अगर सेलुलोज बहुत कम खाते हैं, या जितनी भी सब्जियां हम लोग खाते हैं वो सब बॉयल्ड होती हैं, यानी सेलुलोज पहले से सॉफ्ट हो चुका होता है, तो उसमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। तो ये इसमें जब स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत भयंकर दर्द होता है बच्चों, है ना। तो उसी को हम एपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो कभी कभी ये आ जाता है अपेंडिक्स क्या होती है, तो आपको बोल देना कि अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे एंसेस्टर थे, मतलब एवोल्यूशन हो रहा ना, हम एवोल्यूशन में हम बहुत आगे आ गए, तो जो हमारे पूर्वज रहे होंगे बहुत पहले, कभी लाखों साल पहले, तो उनमें इसका काम था सेलुलोज का डाइजेशन। अब हम चूंकि सेलुलोज उबाल के या हम सेलुलोज पका पकाया खाते हैं, तो हमारे उसमें ये अब किसी काम की नहीं रह गई बच्चों। तो यहीं पर हमारा डाइजेशन ख़त्म हो जाता है बच्चों। अब अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है रेस्पिरेशन बच्चों। तो रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट ज़रूर हमें बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेरी है आपकी, अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।